तो बच्चों हमने पिछली बार जो डिस्कशन किया था, ठीक है, उसका एक बेसिक रिकैप कर लेते हैं पहले। थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या बात की थी। तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट टाइम ये सीखी थी कि भाई जब एक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। जिसको आप स्टडी कर रहे हो उसको सिस्टम बोलते हो। यस, ये जो सिस्टम है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो सिस्टम है इस पे या तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो सकता है, समझ रहे हो, या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो सकता है। क्या हो सकता है? वर्क डन बाय द सिस्टम या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये चीज को ध्यान से समझ। तो हमने पिछली बार क्या बात की थी? हमने बात की थी कि भाई वर्क डन क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में हमने बोला था कि ओवरऑल अगर हम इक्वेशन देखें तो W इज इक्वल टू PV, मतलब वर्क इज नथिंग बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम। यस, ये किया था हमने। थर्मोडायनेमिक्स में कोई आपको पूछे वर्क क्या होता है, जैसे फिजिक्स में आप सब लोगों ने किया है ना, वर्क को हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ये तो सबको पता है ना। यस और नो? फिजिक्स में वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सेम वे थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को हम लोग प्रेशर इनटू वॉल्यूम बोलते हैं। ये मैंने बताया था पिछली बार। तो आप पूरा डेरिवेशन नहीं तो एटलीस्ट इतना तो आपके बेसिक दिमाग में रहना चाहिए कि अच्छा फिजिक्स में वर्क है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन, वैसे ही केमिस्ट्री में वर्क जो है, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन। इतना बेसिक है। अब सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए और कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि ये जो वर्क है ये दो तरीके का है। एक तो बाय द सिस्टम हो सकता है, एक तो ऑन द सिस्टम हो सकता है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन डिटेल ये दोनों टर्म्स का मतलब। समझो कि एक आपके पास सिलेंडर है, एक क्या है, कंटेनर है, सिलेंडर है, बीकर है, जो भी है। इसके अंदर क्या रखा हुआ है? तो इसके अंदर गैस रखी हुई है। हम इस गैस को स्टडी करना चाहेंगे, तो उस हिसाब से ये जो गैस है इन द कंटेनर, ये क्या हो गया हमारा? सिस्टम, है ना। अच्छा, इस गैस के ऊपर आपने लगा दिया ऊपर से एक ऐसा क्या, आपने क्या लगा दिया इसके ऊपर? एक लगा दिया पिस्टन। गैस के ऊपर आपने क्या लगा दिया? पिस्टन। ये लास्ट टाइम समझाया था ना, फिर से समझ लो। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस है, गैस के ऊपर एक ढक्कन लगाया आपने। तो ढक्कन को आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो आप? ढक्कन को आप बोलते हो पिस्टन, PISTON, है ना। अब ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल चीज है। ये गैस अगर एक्सपैंड होगी, ये गैस अगर एक्सपैंड होगी और पिस्टन को ऊपर धक्का मारेगी, तो मेहनत किसने किया? गैस ने कि पिस्टन ने? समझा? समझना है ना, ऐसे समझना आपको, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर ये गैस एक्सपैंड हो रही है तो वर्क यानी कि जो काम है, जो मेहनत है, वो किसने किया? भाई गैस ने किया, उसने पिस्टन को ऊपर धकेल दिया। सो द गैस इज एक्सपैंडिंग एंड पुशिंग द पिस्टन अपवर्ड्स। देन आई विल से वर्क इज डन ऑन द गैस और बाय द गैस। बोलो, बाय द गैस। अच्छा, गैस की जगह सिस्टम बोलूं, सही है? तो आपको समझ में आया। अच्छा, बाय द सिस्टम कब बोलना है? जब सिस्टम ही, सब सिस्टम हमारा एक समझो गैस है, वो एक्सपैंड हो रहा है और वो पिस्टन को धकेल रहा है, तो बाय द सिस्टम है बस। ठीक है, कैन आई से इन सिंपल वर्ड्स दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन? ये भी क्लियर है सबके दिमाग में? बोलो हाँ कि ना। सिंपल शब्दों में, अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो टेक्निकली एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है भाई। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल आपसे थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, when the system is doing work, इसका सोच के जवाब देना। when the system is doing work, is the system going to spend energy, going to lose energy or going to gain energy? क्या लगता है? काम करने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है कि आपको मिलती है? ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू लूज एनर्जी,
इट इज गोइंग टू स्पेंड एनर्जी, है ना बच्चों? कितना लॉजिकल है ना ये। तो अगर आप देखो कि हाँ भाई सिस्टम है, सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब वो एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब कि भाई एनर्जी खर्च होने वाली है। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम है तो एनर्जी का लॉस हुआ कि गेन हुआ? एक वर्ड में बोलो, लॉस हुआ कि गेन हुआ? लॉस हुआ। लॉस को नेगेटिव बोलूं कि पॉजिटिव बोलूं? नेगेटिव। तो हियर वर्क डन इज नेगेटिव वर्क, सिंपल। अपने को कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं, अपने को उसको लॉजिक के हिसाब से देखना है। तो हियर द वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है? हियर वर्क डन इज नेगेटिव। तो मैं ऐसा बोलूं कि एक्सपेंशन में वर्क इज नेगेटिव, तो ये विल इट मेक सेंस टू यू? एक्सपेंशन का वर्क इज नेगेटिव। उल्टा करके देखना और खुद लॉजिकली मुझे बताना कि एग्जैक्टली ऑपोजिट में क्या होगा। अगर पिस्टन इस गैस को दबा रहा है, पिस्टन इस गैस को दबा रहा है, तो सिस्टम पे काम हुआ कि सिस्टम ने काम किया? वर्क वॉज डन बाय द सिस्टम, हाँ, वर्क वॉज डन ऑन द सिस्टम। एग्जैक्टली उल्टा करके देखो, काफी लॉजिकल लगेगा। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, है ना? तो ये क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर ये तो कंप्रेस हो गई गैस, पहले केस में एक्सपैंड हो रही थी, अब गैस क्या हुई? इतनी थी वॉल्यूम, अब ये कम हो गई, कंप्रेशन हो गया। और कंप्रेशन में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो बाहर से जो कंप्रेशन हुआ तो वो स्टोर हो गई, वो एनर्जी उस सिस्टम में क्या हो गई? स्टोर हो गई। तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ी। तो वर्क डन कैसा हुआ? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो कैन आई सिंप्लीफाई इट नाउ एंड से अच्छा कि मतलब कंप्रेशन का वर्क इज पॉजिटिव? क्या ये दिमाग में गया? इजी है ना, समझ में आया सबको? एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव होगा और कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव होगा। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, करेक्ट है, एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव, कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव। तो इतना बार बार क्यों बोल रहे हो? अब ये लाइन बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर है, ठीक है? फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर है। वहां पर वर्क आपको यही ऐसे ही सिखाया जाएगा, वर्क वापस सिखाया जाएगा, पर वहां पे वर्क के कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हैं। वहां पे वर्क के कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हैं। वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, अभी तक हुआ नहीं होगा आपका फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर वैसे, पर वो कॉन्सेप्ट वहां सीखने के बाद यहां पर आके अप्लाई मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? इसलिए बहुत क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं, लॉजिक के साथ बोल रहा हूं कि ऐसे समझना कि जब सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम which means it is going to lose energy, तो वर्क डन इज नेगेटिव। क्या ये बात आपके भेजे में गई सभी बच्चों के? एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम means it is going to gain energy, which means it is positive. Here केमिस्ट्री के टर्म्स में ये एक्सपेंशन कहा जाएगा, ये कंप्रेशन कहा जाएगा। फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें आप थोड़े अलग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वो लेकर यहाँ पे आके मेरे साथ झगड़ा मत करना कि सर आपने गलत सिखा दिया। मैंने सही सिखाया है और फिजिक्स में भी सही सिखाया जाएगा, बट दोनों सब्जेक्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फर्क है। कोर टॉपिक सेम है, थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप ये सारी चीजों को अप्लाई कर रहे हो ऑन अ सिस्टम विच वी आर अज्यूमिंग इज अ गैस इन अ कंटेनर, है ना? वहां पर आप उस सिस्टम पे अप्लाई करते हो जो इंजन वगैरह पे अप्लाई करते हैं ना। मैंने आपको पिछली बार बोला था कि इंजन कैसे चलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे चलते हैं ना। आपका गाड़ी का इंजन, स्कूटर का इंजन, ट्रेन का इंजन, कोई भी हो, है ना, प्लेन का ही क्यों ना हो, वो सारे थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। तो वो फिजिक्स में पढ़ोगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। क्या ये सभी बच्चों के दिमाग में क्लियर है बच्चों? यस। यहां पर हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, हमारा ये क्लैरिटी होना चाहिए कि बाय द सिस्टम नेगेटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, ठीक है बच्चों? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। और जब फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना, तो आई वुड से 80% सेम है,
तो उस टाइम पे आपको बहुत फायदा हो जाएगा कि अच्छा सर आपने सिस्टम ऑलरेडी बताया हुआ है, वर्क डन आपने बताया हुआ है, सब चीज़ें हैं आपको पता है ऑलरेडी, है ना। अभी मैं फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सब सिखाऊंगा आपको थर्मोडायनेमिक्स के। तो 80% चैप्टर तो वही कॉमन है, जो 20% चीज़ें अलग है उसको लेके झगड़ा मत करना, आपस में भी नहीं और मेरे से भी नहीं, ठीक है ना। नहीं तो पता चला आप आके मेरे को ही मारोगे कि क्या सर आपने गलत बता दिया, है ना। तो एक्सपेंशन नेगेटिव, कंप्रेशन पॉजिटिव, ठीक है, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, ये भी आपको समझ गया। अब जरा आते हैं कि ये इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको फंडे को क्या बोलते हैं। ये जो फंडा अभी हमने पढ़ा इसको हम कहते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क। क्या कहते हैं बच्चों? साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क। नाउ यू नो व्हाट साइन कन्वेंशन इज, है ना। आप लोग मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो जिसको आप बोलते हो ऐसा, क्या बोलते हो इसको आप? क्वाड्रेंट सिस्टम, सबने पढ़ा है ना, है कि नहीं बच्चों? तो इसको आप बोलते हो पॉजिटिव, इधर बोलते हो आप पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऐसा कुछ है ना, अलग अलग है ना आपका, पॉजिटिव नेगेटिव, है कि नहीं। हाँ, इसको आप साइन कन्वेंशंस बोलते हो मैथमेटिक्स में। सेम वे केमिस्ट्री में भी साइन कन्वेंशन है, खास करके थर्मोडायनेमिक्स में भी साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है, आपको ऐसे देखना है साइंस को ऐसे देखना है। अगर मैं वर्क डन की बात कर रहा हूं, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, ये दोनों से समझा दिया मैंने आपको। ओके, सेम वे हीट गेन्ड और हीट लॉस्ट, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। वर्क और हीट, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, वर्क और हीट को क्यों मिला दिया आपने? क्योंकि वर्क और हीट और एनर्जी ये तीनों के यूनिट्स कैसे हैं? सेम हैं। वर्क, हीट और एनर्जी ये तीनों के यूनिट्स कैसे होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। कौन से यूनिट्स होते हैं? पिछली बार बताया था ना, और आपको ये बेसिक तो पता ही होगा, सबको नहीं पता तो याद कर लो। जूल, कैलोरी और लीटर एटमॉस्फेयर, ये तीनों यूनिट्स किसके किसके लिए काम आते हैं बताओ? ये वर्क के लिए भी काम आते हैं, ये एनर्जी के लिए भी काम आते हैं और ये हीट के लिए भी काम आते हैं, है ना। तो जब यूनिट सेम है तो हम जो फंडा हम वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही फंडा हम हीट के लिए भी अप्लाई करेंगे। क्या ये बात आपके दिमाग में जा रही है ना? सिंपल चीज है। देखो, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम को मैंने क्या बोला था? पॉजिटिव के नेगेटिव क्या बोला था? पॉजिटिव। तो हम इसको प्लस डब्ल्यू कहेंगे, बहुत सिंपल। क्या कहेंगे? प्लस डब्ल्यू। वर्क डन बाय द सिस्टम को हम क्या कहेंगे बताओ? माइनस डब्ल्यू कहेंगे, ऑफ कोर्स। हीट गेन्ड हम कहेंगे प्लस क्यू, क्योंकि भाई उसने हीट ली, सिस्टम ने हमसे हीट ली तो सिस्टम की हीट बढ़ी ना, तो हीट गेन किया उसने, हम बोलेंगे हाँ। और हीट लॉस को क्या बोलेंगे बताओ? माइनस क्यू। कितना इजी है, समझ में आ गया ये सबको? बहुत ही आसान है। वर्क का साइन कन्वेंशन और हीट का साइन कन्वेंशन। अब ये कॉम्प्लिकेटेड कहाँ पे होता है बच्चों को, कहाँ कॉम्प्लिकेटेड लगता है? क्योंकि इसको अलग नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एंडोथर्मिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? एंडो, एंडो मतलब अंदर आया, और एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट किया, एक्सोथर्मिक यानी कि बाहर गया। तो आपको कोई बोले भाई हीट लॉस हीट गेन्ड, तो साइंस की भाषा में या केमिस्ट्री की भाषा में उसको आप क्या बोलोगे? हीट लॉस हीट गेन नहीं बोलोगे, आप एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बोलोगे। और उसका साइन कैसे बताओगे? सिंबल आप माइनस क्यू और प्लस क्यू से बताओगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? है ना? ओके, तो यही यहां पर हम लोग समझ रहे हैं। अब ये हर एक चीज आपको मार्क करनी है, ध्यान से मार्क करनी। देखो, साइन कन्वेंशन फॉर वर्क एंड क्यू। क्यू क्या है? हीट। डब्ल्यू इज वर्क, क्यू इज हीट। फिजिक्स का क्यू क्या होता है? चार्ज। फिजिक्स का क्यू होता है चार्ज। अच्छा, इसको मैं गेंड की जगह पे अब्सॉर्ब्ड भी लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स, है ना। गेन करना यानी कि अब्सॉर्ब करना,
ठीक है। सो प्लस क्यू कब बोलेंगे? हीट इज अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। काफी आसान, मार्क करो। प्लस क्यू कब बोलेंगे? हीट इज अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। माइनस क्यू कब बोलेंगे? हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। आप देख सकते हैं। प्लस डब्ल्यू कब बोलेंगे? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन ऑन ऑन, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड, दो कलर से मार्क किया मैंने, देखो। और माइनस डब्ल्यू कब बोलेंगे भैया? तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सब लोग ढंग से इसकी मार्किंग करके ले लो। अब्सॉर्ब्ड, रिलीज्ड बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। अब आते हैं हम लोग जो हमने आज शुरुआत में बात की। हमने क्या शुरुआत में बात की कि भाई W इज नथिंग बट P इंटू वी। हमने यही बात की ना, W इज नथिंग बट प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये हमने बात की आज। अब उसको हम लोग डिराइव करते हैं, उसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि भाई प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी कि वर्क जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल है या प्रोडक्ट है, ये कैसे प्रूव करना है। तो एक एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन बन के आएगा जिसका मतलब है कि पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, है ना बच्चों। और बाजू में आप मेंशन करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में, दिस इज डेरिवेशन और डिराइव फॉर 2 मार्क्स। ये 2 मार्क के लिए आता है, छोटा डेरिवेशन है, 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आता है। डिराइव के लिए क्वेश्चन आता है, ये लिख कर रखना बच्चों। डिराइव के लिए क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, ठीक है। फिर इसका एक बड़ा डेरिवेशन भी आएगा आगे, वो 3 या 4 मार्क के लिए भी आता है, दोनों करेंगे। क्या समझा आपको? वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ऐसा पूछेगा। क्या पूछेगा? फिर से सुन लो, वो पूछेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। तो जब वो ऐसा पूछे ना कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसका मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि W को यानी वर्क को प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में समझाओ। गई दिमाग में क्या बात गई? समझा सबको? वो बोल रहा है W को प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, ठीक है। अब ये डेरिवेशन शुरू कहां से होता है? तो ये डेरिवेशन सबसे पहले शुरू होता है, एक बहुत ही डिफिकल्ट सा डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा, बहुत इजी डायग्राम, ठीक है, आपको दिख रहा है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम। एक सिलेंडर बनाया है, एक पिस्टन बनाया, आपको दिख रहा है ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था। मेरे सिलेंडर का जो शेप है वो खराब हो गया था, मेरे सिलेंडर का वाइन ग्लास बन गया था, ठीक है बच्चों। तो मैं जरा ढंग का सिलेंडर बना देता हूँ। Yes, so part of this derivation you have to draw the diagram, okay, you have to। तो यहां देखना, वो बोलता है बॉस पहले तो आपके पास एक छोटा सा सिलेंडर है, ओके, लेट्स सी। हाँ, they've drawn a cylinder with 2 positions of the piston, ठीक है। समझो ये सिलेंडर है, और यहां पर उसने आपको बोल दिया कि भाई हमने ये ओरिजिनल पोजीशन था पिस्टन का, और ये फाइनल पोजीशन है। ध्यान से देखना, जो नीचे वाला है ये ओरिजिनल पोजीशन है पिस्टन का, और
ठीक है, जो डंडी है ये दिखता है कि भाई पिस्टन है, इस तरह से। तो ये जो ओरिजिनल ये है आपका पोजीशन, उसको मैं बोलूंगा V1, उसको क्या बोलूंगा V1, और जो फाइनल पोजीशन है उसको क्या बोलूंगा V2। अब ये V1 V2 क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जब V1 पे ये था पिस्टन, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इतनी थी, देखो इतनी वॉल्यूम थी गैस की। जब पिस्टन ऊपर गया तो अब वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी हो गई, इतनी हो गई। समझ में आ रही बात? पहले V1 वॉल्यूम थी, पिस्टन ऊपर गया तो वॉल्यूम कितनी हो गई V2। तो V1 और V2 क्या सिग्निफाई कर रहे हैं बच्चों? तो V1 और V2 आपके वॉल्यूम को सिग्निफाई कर रहे हैं। क्या ये बात सबके भेजे में गई? बहुत सिंपल बात है ना? क्या बोला मैंने? सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस है, गैस की वॉल्यूम इनिशियली कितनी थी V1, फिर ये पिस्टन ऊपर गया। अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, जब पिस्टन ऊपर गया मतलब एक्सपेंशन हुआ कि कंप्रेशन हुआ? गैस एक्सपैंड हुई, गैस का एक्सपेंशन हुआ, बरोबर है। मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ कि बाय द सिस्टम हुआ? बाय द सिस्टम हुआ। देखो कितना लॉजिकली अपन फॉलो कर रहे हैं, है ना? तो हमने बोला अच्छा इनिशियल ये पोजीशन थी पिस्टन की, अब पिस्टन ऊपर आ गया मतलब एक्सपेंशन हुआ है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। मतलब वो नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? बाय द नेगेटिव, बाय द सिस्टम था, नेगेटिव था। तो इवन बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी है कि मेरा जो W का एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव में आने वाला है। बात क्लियर? सभी बच्चों को ये बात क्लियर? बोलो हाँ कि ना, है ना? काफी अच्छे से। तो अपन कुछ भी, वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग एट फेस वैल्यू, वी आर लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग कि भाई कहां से वर्क हुआ, कैसे गया, सब समझ रहे अपन, है ना? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। ओके, तो अब ये मेरा डायग्राम है जो मैंने आपको यहां पर बना के बताया। सवाल इनका ये है भाई कि ये जो वॉल्यूम इनिशियली V1 थी, फाइनली V2 थी, ये जो डिस्टेंस हुआ मतलब जो चेंज आया वॉल्यूम में, ये जो चेंज आया वॉल्यूम में, ये है डिस्टेंस कितना D। वॉल्यूम में जो चेंज आया वो कितना ऊपर गया, पिस्टन कितना ऊपर गया? तो पिस्टन वेंट अप बाय अ डिस्टेंस ऑफ कितना? डिस्टेंस ऑफ D। तो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है D। V1 और V2 के लेवल के बीच में जो डिस्टेंस है वो है D। ये भी क्लियर हो गया आपको, है ना? अच्छा, तो अब जो मैंने आपको समझाया अभी ड्रॉ करके, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर मार्क करेंगे एज पार्ट ऑफ आवर डेरिवेशन। जो लाइन जो वर्ड मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं वो एज इट इज आपको डेरिवेशन में लिखना है, एज इट इज, वर्ड बाय वर्ड। ठीक है ना बच्चों? तो प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊंगा कि डेरिवेशन आप लिख के दो, तो आपको एज इट इज इसमें से जो मैं मार्किंग दे रहा हूं वो लिखना है। ये मैं मार्किंग क्यों दे रहा हूं? ताकि आप एग्जाम के 4 दिन पहले कंफ्यूज ना हो कि सर मैं डाइजेस्ट में से पढ़ूं कि टारगेट में से पढ़ूं कि चेतना में से पढ़ूं कि फलाना पब्लिकेशन से पढ़ूं। टेक्स्ट बुक में लाइन बाय लाइन मार्किंग दी हुई है, वहीं से पढ़ो, है ना? तो देखो, कंसिडर सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट प्रेशर P। सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस लिया, प्रेशर क्या है P, इन अ सिलेंडर फिटेड विद रिजिड मूवेबल पिस्टन। रिजिड वर्ड नहीं भी मार्क किया तो ठीक है, मूवेबल पिस्टन मार्क करना है कि भाई जब गैस एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेस होगी तो पिस्टन साथ साथ मूवेगा, मूवेगा बोल रहा हूं, मूव होगा, मूवेगा क्या चल रहा है, मूव होगा। अच्छा, फ्रिक्शनलेस क्यों? अगर सिलेंडर और पिस्टन के बीच में फ्रिक्शन है तो गैस एक्सपैंड, तो जब गैस एक्सपैंड हो रही है तो वो जो एनर्जी दे रही है वो फ्रिक्शन में वेस्ट हो जाएगी। सही बात है, तो इसीलिए एकदम स्मूथ चाहिए। अच्छा, रियलिटी में आप मुझे बताओ, कोई भी दो सरफेस के बीच में जीरो फ्रिक्शन हो, ऐसा पॉसिबल है? अगेन फिजिक्स बोलता है वो आइडियल है, वैसा होता नहीं है, बट हम आइडियल मान के चल रहे हैं ना, ये हम कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा होता थोड़ी है। तो ऐसा नहीं होता, बट ठीक है चलो मान लो
फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। जो जो पिस्टन उसका जो गोलाकार है, पिस्टन का जो सर्कल है उसका एरिया क्या है, ए। तो यहां पे इन्होंने लिखा नहीं है, बट आप अपनी डायग्राम में लिखेंगे कि इसका एरिया क्या है, ए, ऐसा लिखेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, पिस्टन का एरिया है ए, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये लिख लेंगे बच्चों, है ना। ओके, अच्छा तो सोचना, अब लॉजिकली वापस से सोचना कि गैस का प्रेशर है P और बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल। ध्यान से सुनना, गैस का अपना खुद का एक प्रेशर होगा कि नहीं होगा। गैस की अपनी वॉल्यूम होती है, अपना टेम्परेचर होता है, अपना प्रेशर होता है ना। ये गैस क्या है, आपका सिस्टम है, आप उसको स्टडी कर रहे हो। और बाहर से जो पिस्टन है उसके ऊपर बाहर से जो है वो क्या है, वो P एक्सटर्नल है, यानी कि बाहर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, है ना। तो इमेजिन करना है आपने, ये रहा पिस्टन, बाहर से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो चाहता है कि मैं पिस्टन को दबा के गैस को कंप्रेस करूं। अंदर से गैस का जो प्रेशर P है वो चाहता है कि भाई मैं फैलूं, मैं एक्सपैंड करूं और मैं पिस्टन को ऊपर धकेलूं। मतलब P एक्सटर्नल पिस्टन को नीचे पुश कर रहा है, P पिस्टन को ऊपर पुश कर रहा है। दोनों में से जो ज्यादा होगा उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है तो एक्सपेंशन मिलेगा, अगर पिस्टन ऊपर का बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो कंप्रेशन मिलेगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, ये भी काफी सिंपल है। अब हमने तो प्रूव कर दिया कि यहां पर तो पिस्टन ऊपर गया है, डायग्राम से समझाया हमने, यहां तो एक्सपेंशन हुआ है। तो आप मुझे एक चीज क्लियरली बताओ कि P ज्यादा है कि P एक्सटर्नल ज्यादा है। P ज्यादा है, गैस का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए तो इट वाज एबल टू एक्सपैंड, इट वाज एबल टू पुश द पिस्टन अप। काफी लॉजिकल है ना। कोई बच्चों अपन बहुत हैवी बातें नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। कुछ नहीं समझे तो पूछना। ओके, तो आपने बोल दिया ओके, कंसीडर गैस, ओके, गैस का प्रेशर P, फाइन, सिलेंडर है, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, एरिया उसका A है, ठीक है भाई। वॉल्यूम ऑफ गैस V1, वॉल्यूम ऑफ गैस इज V1 एट टेम्परेचर T निकाल दो, नहीं करना, ठीक है, वो आइसोथर्मल है, हमको पता ही है। हम प्रेशर वॉल्यूम का चेंज चेक कर रहे हैं ना, तो प्रेशर वॉल्यूम का चेंज चेक कर रहे हैं तो अज्यूम्ड है कि भाई टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो छोड़ दो। ऑन एक्सपेंशन the force exerted by the gas is equal to area of piston multiplied by pressure with which the gas pushes against the piston। अब ये सेंटेंस अगर आप रटने जाओगे तो गड़बड़ होगी। तो इस सेंटेंस को आप याद कैसे करेंगे, आप इस सेंटेंस को ऐसे याद करेंगे, कैसे, F इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू A, ठीक है। या फिर अगर आप ये सेंटेंस मार्क ना भी करें तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई ऐसे आप लिखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस F इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू A। अब ये कहां से आया, आप लोगों ने फिजिक्स में प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। लॉजिकल है कि नहीं है कि नहीं। अच्छा, ये फोर्स उसने किस प्रेशर के अगेंस्ट लगाई, गैस ने ये फोर्स किस प्रेशर के अगेंस्ट लगाई, बाहर के, एक्सटर्नल, हाँ एटमॉस्फेरिक बोल सकते हैं बट एक्सटर्नल इज अ बेटर वर्ड। P एक्सटर्नल के अगेंस्ट लगाई तो अगेंस्ट से आया माइनस साइन, सुनो, अगेंस्ट उल्टा ऑपोजिट से आया क्या, माइनस साइन। अच्छा, ये माइनस साइन आने से पहले हमारे दिमाग में, हम तो पहले से क्लियर थे ना कि भाई एक्सपेंशन हो रहा है तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, हमको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नहीं बच्चों, है ना। तो हमारे दिमाग में तो क्लियर था कि भाई नेगेटिव साइन आने वाला है, तो आ गया। और यहां पर उन्होंने क्या बोला भाई कि ये बिकॉज अपोज कर रहा है P एक्सटर्नल को, तो ये फोर्स जो है वो माइनस P एक्सटर्नल इंटू A है। तो हमने माना हाँ सही बात है, चलो माइनस P एक्सटर्नल इंटू A है।
तो ये बना हमारा फर्स्ट मेन पॉइंट ऑफ द डेरिवेशन। नोट करना, हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को नोट करना कि फोर्स को उन्होंने स्मॉल एफ में लिखा है और पी एक्सटर्नल को कैपिटल पी के साथ लिखा है ना। वेयर पी एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों भी बोल सकते हो, सिर्फ एक्सटर्नल भी बोल सकते हो या एटमॉस्फेरिक भी बोल सकते हो, फाइन। यहां तक सबको क्लियर है? फिर से देख लो, गैस थी, गैस ने फोर्स लगाया, एक्सपैंड हुई, कितना फोर्स लगाया? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए। ए क्या है? एरिया ऑफ द पिस्टन है। इफ द पिस्टन मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, पिस्टन का कितना मूवमेंट हुआ? डी डिस्टेंस, अमाउंट ऑफ वर्क इज, डेरिवेशंस में हमेशा कोशिश करना बच्चों कि आप थियोरेटिकल लाइंस लिखने से अच्छा अमाउंट ऑफ वर्क इज प्रोडक्ट समथिंग मल्टीप्लाइड, ये वो लिखने से अच्छा डायरेक्ट इक्वेशन लिखना, अमाउंट ऑफ वर्क इज W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ऐसा लिखना। आपको पता है फिजिक्स बोलता है डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है? वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आई? बहुत ही आसान। अभी F तो हमने बोल दिया भाई माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए है, तो सब्सटीट्यूट करेंगे, है कि नहीं? सब्सटीट्यूट कर दिया। एक चीज का बहुत फोकस करना, अभी केमिस्ट्री में डेरिवेशंस उतने नहीं होते फिजिक्स जितने, बट इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी है। नोट चीज करना इसको, आप कंफ्यूज रहते हो एग्जाम के वक्त लिखते टाइम पे, क्योंकि ये आपने टेक्स्ट बुक में से पढ़ा, बट क्या हमें एग्जाम में ये लिखना है? नहीं, हमें तो 4.1 नहीं, हमें सिर्फ 1 लिखना है ना भाई। उन्होंने 4.1 लिखा है बिकॉज टेक्स्ट बुक का चौथा चैप्टर है ये। तुम्हें पेपर में 4.1 थोड़ी लिखना है, तुम्हें क्या लिखना है? इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे बच्चों? तो ऐसे आप अपनी बुक में कर लेना, है ना, इक्वेशन नंबर 1। इसको आप क्या बोलेंगे फिर? इक्वेशन नंबर 2। 4.2 थोड़ी बोलेंगे आप, इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे ना, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा लिखना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। समझ में आ रही बात सबको? स्टेप बाय स्टेप, 1, 2 एंड 3। तो मैंने क्या किया? प्रेशर इनटू एरिया लिख दिया, किसको? एफ को, और एफ को मैंने माइनस लिखा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि यहां पे अगेंस्ट द प्रेशर जा रहा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लेंथ का यूनिट क्या है बताओ जरा? लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो कहना है से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिलता है, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर करूंगा तो मीटर क्यूब मिलेगा, बात सही है। तो अगर एरिया इंटू डिस्टेंस कर दूं, एरिया इंटू डिस्टेंस कर दूं तो वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना? सही बोल रहा हूं? देखना, अभी ध्यान से देखना, मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझा दूं। ये जो मेरा चेंज आया वॉल्यूम में, कहां? इनिशियल से फाइनल, शुरुआत की पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जो चेंज आया, कहना है से इट वाज नथिंग बट एरिया इनटू डिस्टेंस। इतना देखो, एरिया इनटू डिस्टेंस, ये पूरा मेरा वॉल्यूम का चेंज हुआ। बोलो हाँ कि ना? ऑनेस्टली समझ में आया कि नहीं आया बताना? ये पूरा चेंज, ध्यान से सुनना और समझना। क्या बोला मैंने? इनिशियल ये पोजीशन था पिस्टन का, फाइनल ये पोजीशन है। ये कितना वॉल्यूम बदला? V1 से V2। आप बोलोगे सर V1 से V2 गया, बरोबर है, पर उसको एक्सप्रेस करना है अगर इस टर्म्स में, तो ये उसका एरिया और ये डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस किया तो ये वॉल्यूम का चेंज। समझ में आया? बोलो हाँ कि नहीं? काफी सिंपल है ना? मैथमेटिकली भी देख लिया हमने कि भाई हाँ, एरिया इंटू डिस्टेंस जो है वो वॉल्यूम में ही आता है। मीटर इंटू मीटर क्यूब, सॉरी, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इज मीटर क्यूब। तो अब ये देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस इज द वॉल्यूम चेंज। आप बोलेंगे हाँ, तो डेल्टा वी, डेल्टा मींस चेंज, तो डेल्टा वी क्या आएगा हमारा? ये 4 है ना, इसको हटा देंगे।
जहां जहां आपको 4.4 4.5 दिख रहा है ऑटोमेटिकली समझ जाना कि आपको उसको 1 2 3 4 5 लिखना है, ठीक है ना। ये टेक्स्ट बुक की चीजें आपको कंफ्यूज करती है आखिरी दिन एग्जाम के वक्त पढ़ते वक्त। आप 1 2 3 4 5 ही लिखेंगे ना अपने पेपर में तो यार। तो जो a इंटू डी आपको यहां मिला था बच्चों, इसको ये वाले पार्ट को देखना ध्यान से, a इंटू डी यहां मिला था, क्या उसकी जगह पर डेल्टा वी सब्सटीट्यूट कर दूं? तो ये हो गया हमारा W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और यही है हमारा मेन इक्वेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यही है हमारा मेन इक्वेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब आई टेल यू द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है? V2 माइनस V1 है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ऑफ कोर्स। नाउ चेंज जनरली हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है, चेंज जनरली हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो वेयर V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम, आपको पता है। अब द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन द फैक्ट कि आप इसको, इस इक्वेशन को विद नेगेटिव साइन, बहुत ध्यान से, अब पहली चीज मैंने समझाई थी ना कि फिजिक्स में उल्टा होता है, याद है, अलग होता है, मैंने बोला ना। अब यहां ध्यान देना, नहीं तो आपका पूरा गड़बड़ा जाएगा, सुनना ध्यान से। इस इक्वेशन को आप विद नेगेटिव साइन एज इट इज उठाकर यूज करोगे, अपने मन से इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करोगे। क्वेश्चन जब दिया है आपको एग्जाम में, उसमें कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, उसके हिसाब से आपका फाइनल आंसर अपने आप करेक्ट आएगा। आपको ज्यादा दिमाग लगा के पॉजिटिव नेगेटिव अपने मन से चेंज नहीं करना है। क्या ये बात क्लियर है? बहुत क्लैरिटी के साथ सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से, एंड एवरीबॉडी टेल मी यस और हाँ। मैंने क्या बोला? ये इक्वेशन आप नेगेटिव साइन के साथ यूज करोगे कि नहीं? साथ ही यूज करोगे, पहली बात, क्लैरिटी एकदम, हाँ, कोई कंफ्यूजन। यू विल यूज दिस इक्वेशन विद द नेगेटिव साइन। क्वेश्चन में भले ही एक्सपेंशन बोला हो या कंप्रेशन बोला हो, तो ज्यादा दिमाग लगा के कि अच्छा एक्सपेंशन बोला है, अच्छा मैं नेगेटिव करूंगा, कंप्रेशन बोला है मैं पॉजिटिव कर देता हूं, नहीं, आपने नहीं करना है वो। अगर कंप्रेशन बोला है तो जो वैल्यूज दी है क्वेश्चन में, उससे अपने आप आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? बहुत अच्छे से सबको? ओके, कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं और क्लैरिटी आएगी। फॉर्मूला तो समझ में आ गया सबको? फॉर्मूला क्या था देख लो, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। फॉर्मूला क्लियर? बहुत सिंपल फॉर्मूला है ना, W माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। प्रेशर भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, है कि नहीं बच्चों? ये हमारा फॉर्मूला है। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखें। चलो, तो यहां देखो, आप क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, वैसे ये टेक्स्ट बुक का ही सॉल्व एग्जांपल में मैंने क्वेश्चन लिया, सॉल्विंग अपन खुद करें, है ना। वो बोल रहा है बॉस 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस है इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 15 टू 20, फ्रॉम एंड टू, मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी? 15 डीएम क्यूब। फाइनल वॉल्यूम कितनी थी? 20 डीएम क्यूब एट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बार। सही है, एट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बार। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क इन डीएम क्यूब बार एंड जूल, इन डीएम क्यूब बार एंड जूल। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन काफी सिंपल है भाई। ये रही इनिशियल वॉल्यूम, ये रही फाइनल वॉल्यूम, ये रहा एक्सटर्नल प्रेशर, वर्क डन निकालो। तो इस क्वेश्चन में पहले तो ये बताओ कौन सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजलेस है? Which piece of information is बकवास for us?
इन दिस, इसका अपने को जरूरत नहीं था। 3 मोल्स, अपने को कोई जरूरत ही नहीं था 3 मोल दे, तू 10 मोल दे, मेरे को क्या, मैं उसको बोलूँ भाई तू 10 मोल देगा तो भी मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मेरे फॉर्मूला में कहीं पे भी मोल्स यूज हो रहा है क्या, प्रेशर यूज हो रहा है, वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो तू मेरे को मोल्स देके क्या करेगा, सही बोल रहा हूं। तो 3 मोल्स वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया उसने, उस पर ध्यान मत दो, आप फोकस करो कि आपको दिया क्या है। तो गिवन लिख दो पहले, गिवन आप लिखो, देखो गिवन अपन लिखेंगे, तो उसने हमको V1 दिया, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया, 15 dm क्यूब। बाय द वे 15 dm क्यूब इज सेम एज 15 लीटर, 1 dm क्यूब इज 1 लीटर, पता है ना सबको, dm क्यूब एंड लीटर इज द सेम। V2 कितना दिया बच्चों, 15 से शुरू किया था, 20 पे गए थे। P एक्सटर्नल कितना है बच्चों, 1.2 बार। मतलब ये इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है। W in dm क्यूब बार एंड W in जूल। वर्क डन ढूंढना है, लेकिन 2 अलग अलग यूनिट्स में ढूंढना है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्क डन ढूंढना तो है, पर 2 अलग अलग यूनिट्स में। तो पहला वाला तो बहुत आसान है, चलो सॉल्यूशन देख ले। प्रेजेंटेशन पे फोकस चाहिए हाँ बच्चों, आप देख सकते हो। आई मीन आई डोंट नो इफ यू ऑल आर ऑब्जर्विंग, मैं ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रहा कि मेरी बहुत महान प्रेजेंटेशन है, बट whenever I write equal to's, they are roughly at least in the same line. Whichever things I write, they are as far as possible they are in the same orientation, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन में आपको आगे काम आती है ना। आपने नोटिस किया होगा कि नहीं पता नहीं, मैं जब भी इक्वल टू लिखता हूँ ये 2 लाइन के बीच में ही आता है वो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपके प्रेजेंटेशन में बहुत वर्क करती है, ठीक है। अभी मैं तो यहाँ पे कांच की स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली तो थोड़ा स्लिप होता है, पेपर पे लिखने में और अच्छी हैंडराइटिंग आएगी आपकी। खैर, कमिंग टू द क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या था हमारा, W इज इक्वल टू, शुड आई कीप द माइनस साइन और नॉट, यू टू कीप द माइनस साइन, है ना। मैंने ये बताया ना, जो बच्चे ज्यादा दिमाग लगाएंगे उनका वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, स्टिक टू द फॉर्मूला। माइनस P एक्सटर्नल की वैल्यू 1.2 थी, डेल्टा V क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, V2 माइनस V1, माइनस 1.2 इंटू V2 कितना था 20, V1 कितना था 15, तो माइनस 1.2 इंटू 5 यानी कि 6। अभी हमको क्वेश्चन में P एक्सटर्नल किस में दिया है, बार में दिया है, और वॉल्यूम किस में दिया है, dm क्यूब में दिया है। तो ये हमारा आंसर आया किसके लिए, वर्क डन इन dm क्यूब बार। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, ये आंसर हमारा किसके लिए आया, वर्क डन इन dm क्यूब बार। अब आता है सवाल, -6, sorry my bad, I forgot to write the minus sign in the end, -6, of course -6, है ना। अब यहां पर सोचना बच्चों कि क्वेश्चन में the units that they have given to us for volume and pressure, we have used the same dm cube bar, आंसर आ गया। now conversion, look at the conversion, huh? 1 dm cube bar is 100 joule, is a conversion that you have to remember। क्या है कन्वर्जन, देखो 1 dm क्यूब बार, दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू, यू हैव टू रिमेंबर इट डायरेक्टली। क्या स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखेंगे आप, 1 dm क्यूब बार 100 जूल के बराबर है, ठीक बात है। सो नाउ द सेम थिंग व्हेन यू एक्सप्रेस इन जूल्स, इट विल बी इक्वल टू -6 इंटू 100 जूल, यानी कि -600 जूल। बात समझ में आ गई बच्चों। तो dm क्यूब बार में हमारा -6 है और जूल में हमारा सेम आंसर -600 है। डिड यू ऑल गेट दिस, प्लीज टेल मी यस और नो। बहुत सिंपल।
Again, the proof here is that we have to apply the formula as it is with the negative sign. Don't overthink. Let's do one more. और एक क्वेश्चन इसी चैप्टर का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइजेस में नंबर 6 पे अनसॉल्व दिया हुआ है, उसका आंसर भी दिया हुआ है ऑफ कोर्स, ठीक है ना, बट अपने को इससे मतलब नहीं, अपन अपना आंसर खुद निकालेंगे ना अनसॉल्व। क्वेश्चन को वापस देखते हैं जरा, ठीक है ना। देखो 1 मोल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड। सो कंप्रेस देख के आपके मन में लड्डू फूटेगा कि अच्छा पॉजिटिव में आंसर आने वाला है ना, वर्क का पॉजिटिव में आंसर आने वाला है। बट क्या मुझे उससे लेना देना है? मैं जो भी फॉर्मूला है उसमें कुछ पॉजिटिव वाली उंगली करूंगा? नहीं, मैं तो नेगेटिव साइन के साथ ही लगाऊंगा। ये क्लैरिटी आपके दिमाग में चाहिए। फ्रॉम 500 cm3, अब नोट करना, फ्रॉम 500 cm3, तो फ्रॉम बोला है मतलब इनिशियल की फाइनल, फ्रॉम मतलब इनिशियल, टू मतलब फाइनल, बाय मतलब डिफरेंस ना। आई वेंट फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा वाया ट्रेन, मेरा इनिशियल प्लेस बॉम्बे, फाइनल प्लेस गोवा, ऐसा हो गया ना। फ्रॉम टू, तो फ्रॉम 500 cm3, ओके, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल, द वर्क is 36 जूल, वर्क इज 36.0 है ना, तो 36 जूल। कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम, ये सवाल है, ये क्वेश्चन है। अगेन इफ यू नोट, इस क्वेश्चन में मेरे लिए यूजलेस इंफॉर्मेशन कौन सा है? नंबर ऑफ मोल से मुझे लेना देना ही नहीं है ना, क्योंकि मेरे फॉर्मूला में भाई n कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अभी मैं गिवन, टू फाइंड और ये सब लिखूं, तो अगर गिवन आएगा मेरा, तो आएगा इनिशियल वॉल्यूम 500 cm3, आई हैव लेस स्पेस हियर सो आई एम राइटिंग इट लाइक दैट, वॉल्यूम इनिशियल इज 500 cm3, P external is 1.2 into 10⁵ Pascal, वर्क डन इज 36 जूल। बस इतना मेरे को चाहिए, 1 मोल से मुझे लेना देना नहीं। टू फाइंड मेरे को फाइनल वॉल्यूम है, मैं सीधा सॉल्यूशन लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है बच्चों, आप जरूरी नहीं कि आप कंजूसी करो। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये मेरा फॉर्मूला है, मैंने माइनस साइन अभी भी रखा है, ध्यान से देख लो। W की वैल्यू 36 माइनस पी एक्सटर्नल की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁵, डेल्टा वी मेरा क्या है, V2 माइनस V1 कितना है 500। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो बच्चों, है ना? इसमें कोई किसी को कोई डाउट, कोई सवाल? ओके, तो अगर मैं ऐसे देखूं V2 माइनस 500 इज इक्वल टू माइनस 1.2 इंटू 10⁵ अपॉन 36, है ना, करेक्ट? It should be ulta, my bad. V2 minus 500 is 36 upon 1.2 into 10⁵. Easy, है ना? Minus sign, of course. If you solve this thing, equation 12 3 36 होता है, तो 1.2 को आप 36 से निकाल दो, -5 लेके जाओ, आपको आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, राइट? इसमें एक कैच है, एक कैच है। क्या कैच है देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ यू कीप द वैल्यूज ऑफ 500 एंड 10⁵ एंड एवरीथिंग, यू विल गेट अ वेरी स्मॉल नंबर। अगर आप लॉजिकली सोचो, ऐसा मिलेगा ना आपको कि भाई ये 1.2, ये 30 12 3 36 होता है,
और ये इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, है ना, है कि नहीं? (10⁻⁵) ऊपर जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों, है ना? तो ये जो 30 × 10⁻⁻5 है, ये कितना वैल्यू आने वाला है? 30 × 10⁻⁵, तो वो 0.00 समथिंग आएगा ना, है कि नहीं? तो इसमें आपका आंसर तो रॉन्ग आ जाएगा, 200 cm³ तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान देना है, ध्यान से समझना, जैसे एक छोटी सी चीज है उसको ध्यान देना है, which many people tend to ignore. Whenever you are writing the initial volume, you always make sure you write it in liter. Always make sure that you write the value in liter, है ना? जब आप लीटर में कन्वर्जन करोगे तो वहां पर आपको 0.5 माइनस 0.3 आएगा, मतलब 0.2 लीटर, जिसको आप 200 cm³ बोल सकते हो। क्या बात समझ में आई? बहुत सिंपल है। आपको यहां से 500 माइनस मतलब 0.5 माइनस 0.3 आएगा, यानी कि 0.2 लीटर आएगा, जिसको आप 200 cm³ बोल पाओगे। 200 cm³ इज नथिंग बट 200 ml, पता है ना आपको ये, विच इज नथिंग बट 0.2 लीटर। ये सबको पता होना चाहिए। 1000 cm³ इज इक्वल टू 1000 ml, विच इज इक्वल टू 1 लीटर। ये पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो जान लो। 1 ml 1 cm³ के बराबर होता है। ठीक है बच्चों? So here if you convert that into liter, you will get the answer directly as V2 minus, मैं 500 की जगह पे अभी क्या लिख रहा हूँ बताओ, मैं 0.5 लिख रहा हूँ, है ना? समझ में आ रहा है आपको? 500 की जगह में मैं क्या लिख रहा हूँ, 0.5 लिख रहा हूँ। तो V2 minus 0.5 is equal to 36 upon 1.2, ये माइनस में, इंटू 10⁵। तो V2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ऊपर 0.3 आ जाएगा और प्लस 0.5 जाएगा, इसका मतलब आपका वैल्यू जो है वो 200 cm³ आ जाएगा, 0.2 लीटर। ठीक है? तो यहां पर दो चीजें हमको सीखने मिली। एक तो हमारे दिमाग में ये क्लियर हुआ कि भाई कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन, कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, हम अपने फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला में माइनस साइन रहेगा। ठीक है? अगर कंप्रेशन है तो वो ऑटोमेटिकली कॉम्पेंसेट होकर पॉजिटिव आने ही वाला है, कोई टेंशन नहीं। दूसरा चीज, इस फॉर्मूला में, इस क्वेश्चन में मोस्टली वो हमको नंबर ऑफ मोल्स देंगे जो हमें किसी काम का नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ मोल्स अगले इसमें आगे काम आने वाला है अपने को। बट यहां पर जब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स किसी काम का नहीं है। क्या ये बात सबके दिमाग में गई? और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये याद कर लेना है कन्वर्जन फैक्टर, कि 1 dm³ बार इज इक्वल टू 100 जूल। ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ये डायरेक्टली आपको याद करना है। ठीक है ना? ये आपको कोई डिराइव नहीं करना है, कुछ नहीं, आपको डायरेक्टली कन्वर्जन याद रखना है। जैसे स्कूल में आप लोग हमेशा ये याद करके जाते थे ना, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, याद है? कन्वर्जन्स 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग्स, ऐसा याद करते थे। या 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट्स होता है ना? सुना होगा फिजिक्स में, एक हॉर्स पावर कितना होता है ना? कितना होता है वैल्यू? 746 वॉट्स, है ना? तो वैसे वो फिक्स्ड वैल्यूज है बेटा, वैसे ये फिक्स्ड वैल्यू है। 1 dm³ बार को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, और उल्टा अगर जूल को dm³ बार में करना है तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 100 कर देंगे सर, है कि नहीं? सिंपल चीज। तो ऐसे ये जो टाइप का क्वेश्चन है या ये जो फॉर्मूला है जिसको आज हमने डिराइव भी किया और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी किए,
इस फॉर्मूला में 2-3 ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको फोकस में रखनी है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड लास्ट चीज बताता हूं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या नाम होता है? एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है क्या? आइसोकोरिक प्रोसेस। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है वैसे तो, बट फिर से एक बार रिवाइज कर लें। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है, देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इस वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका? वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। और वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ बच्चों? अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो चेंज कितना हुआ वॉल्यूम में? 0, है कि नहीं? अब इसको यहां इस फॉर्मूला में लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी वर्क डन की, जरा बताना। W विल बिकम -P एक्सटर्नल इंटू 0, तो पूरा का पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। क्या समझ में आया इसमें से कि सर आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन आएगा अंडा 0। यानी कि अगर वो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दे, आइसोथर्मली की जगह आइसोकोरिकली, समझो, और आपको इसकी कुछ वॉल्यूम की वैल्यू नहीं देगा वो, बाकी प्रेशर की वॉल्यूम देगा, मोल बताएगा, कुछ ऐसे कंफ्यूज करने के लिए 2-4 वैल्यू वगैरह दे देगा, तो आपको क्या सोचना है वहां पे, दिमाग क्या लगाना है कि भाई आइसोकोरिक वर्ड आ गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, बोलो? 0, क्योंकि वॉल्यूम बदली ही नहीं, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन क्या हुआ? अब ये लॉजिक तो आप बोलोगे सर हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है। फिजिक्स भी बोलता है ना कि तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, तो तुमने वर्क डन किया ही नहीं, है कि नहीं? फिजिक्स का वो मीम भी आता है ना, आजकल लॉकडाउन में क्या, अपन सुबह उठते हैं बेडरूम से, पूरे दिन घर में घूमते हैं, फिर वापस जाके बेडरूम में सो जाते हैं, तो अपना वर्क डन 0 है, क्योंकि अपना डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, हम बाहर नहीं जा रहे घर से, है ना? वो मीम भी आता है आजकल नेट पे। वैसे ही है यहाँ पे कि यहाँ पर अगर देखें कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है तो वर्क डन टेक्निकली क्या हुआ बच्चों? बाय द फॉर्मूला वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई सबके, है ना? तो मेन चीजें हमने आज कवर की कि जो था हमारा एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करना है। तो ये जो फाइनल हमारा 5th इक्वेशन है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है ना, माइनस साइन के साथ। ओके, यहां तक आपको डिराइव करना है विद द डायग्राम। मैंने डायग्राम भी मार्क किया हुआ है, देख सकते हो, ठीक है? तो ये आप क्या करो, आज ही बैठ के ये पूरा मैंने मार्किंग दे दी, डिराइव एंड एक्सप्रेशन करके पूरा एक प्रैक्टिस करके पूरा डेरिवेशन एक बार लिखो अच्छे से डायग्राम के साथ, ठीक है? तो आपको याद रह जाएगा। और उसके बाद फॉर्मूला जो है उसको हमने 2-3 जगह पे अप्लाई करके देखा, और हमने ये भी देखा कि आइसोकोरिक प्रोसेस जब होगा तो वर्क डन उसका कैसा होगा? 0 होगा। उसके पहले हमने ये सीखा आज कि वर्क का कन्वेंशन क्या है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो नेगेटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वो पॉजिटिव है। हीट अगर सिस्टम ने अब्जॉर्ब की तो पॉजिटिव, लूज की, रिलीज की तो नेगेटिव। तो वर्क और हीट का साइन कन्वेंशन हुआ। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, आज के लिए यहां पर खत्म करते हैं अपन।